हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेदांश वैष्णवी को कॉल करता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ है, क्योंकि वो वैष्णवी को बहुत ही याद कर रहा होता है और वैष्णवी भी। वैष्णवी वेदांश को कंपनी आने का बोलती है। वैष्णवी वेदांश के आने का सुनकर थोड़ा रेडी होने लगती है ताकि वो वेदांश के सामने अच्छी लग सके। थोड़ी देर बाद गौतम जी वेदांश को वैष्णवी के केबिन के बाहर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वेदांश केबिन का दरवाजा खोलता है और वैष्णवी जो पलके बिछाए वेदांश का ही इंतजार कर रही थी, जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आती है वो अपनी फाइल ओपन कर लेती है ताकि दिखा सके कि वो काम कर रही थी, ना कि इंतजार। जबकि वेदांश के आने की खबर सुनकर वैष्णवी का तो काम में दिल भी नहीं लग रहा होता है। वेदांश केबिन के अंदर आता है और देखता है कि वैष्णवी मन लगा कर काम कर रही है, लेकिन जब वो गौर से देखता है तब उसे दिखता है कि वैष्णवी ने तो फाइल ही उल्टी खोल रखी है और ये देख उसको हंसी आ जाती है। वो वैष्णवी को बिना आवाज दिए ही वैष्णवी की ओर बढ़ जाता है। जैसे जैसे वेदांश के कदम उसके ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे वैष्णवी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वेदांश वैष्णवी के चेयर के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी वैष्णवी अनजान बनते हुए ऊपर की ओर देखती है और हैरानी भरा एक्सप्रेशन देते हुए बोलती है, अरे तुम कब आए। सॉरी, मैं काम में इतना बिजी थी कि मेरा ध्यान नहीं गया। वेदांश वैष्णवी के सर पर प्यार से मारते हुए और मजाक करते हुए बोलता है, अच्छा, इतना काम में बिजी हो कि अपनी फाइल ही उल्टी पकड़ी है। ये सुनकर वैष्णवी दंग हो जाती है और अपनी फाइल की ओर देखती है। अपनी गलती पकड़ी जाने से वैष्णवी हड़बड़ाते हुए अटकते हुए बोलती है, अरे वो गलती से हो गया था। लेकिन वेदांश को अपनी ओर मुस्कुराते देख वो समझ जाती है कि वेदांश समझ गया है। वैष्णवी अपनी फाइल बंद कर देती है और अपनी सीट से खड़े होते हुए और वेदांश के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोलती है, मैं क्या करूं। जब तुमने बोला तुम आ रहे हो कंपनी तो मेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा था। वेदांश वैष्णवी को उसके कमर से पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरा भी काम में ध्यान नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ मिलने आ गया और साथ ही मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। ये बोलते बोलते वेदांश के चेहरा गंभीर हो जाता है। वैष्णवी वेदांश को गंभीर देख खुद भी गंभीर हो जाती है और बोलती है, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। वेदांश वैष्णवी को देखते हुए बोलता है, बैठकर बात करे। वैष्णवी जवाब देते हुए बोलती है, हाँ हाँ। वैष्णवी वेदांश को उसकी चेयर पर बैठने को बोलता है, पर वेदांश मना करते हुए बोलता है, मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ, ये तुम्हारी जगह है। वैष्णवी वेदांश के कंधे पर हाथ रख और उसको बैठते हुए प्यार से बोलती है, तुम मेरे ही तो हो, इसलिए तुम्हारा मेरे पर पूरा हक है, तो तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। ये सुनकर वेदांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और साथ ही उसके दिल में वैष्णवी के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। वैष्णवी वेदांश के गले में अपनी बाहें डालकर उसकी गोद में बैठ जाती हैं। वेदांश भी वैष्णवी को कमर से पकड़ लेता है। वेदांश को वैष्णवी पर बहुत ही प्यार आ रहा था कि वह वैष्णवी के गालों को चूम लेता है। वेदांश का अचानक से किस करने से वैष्णवी हैरान रह जाती है, लेकिन साथ ही उसे बहुत खुशी महसूस होती है और वह भी वेदांश के होठों पर एक छोटा सा पर स्वीट सा किस कर देती है। वेदांश को भी वैष्णवी का यूं किस करना बहुत ही अच्छा लगता है और दोनों ही प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं और एक दूसरे में डूबते जाते हैं। वैष्णवी प्यार से वेदांश की ओर देखते हुए बोलती है, अब बताओ क्या जरूरी बात करनी थी। वेदांश अपने एक्सप्रेशन बदलते हुए और सीरियस होकर बोलता है, वैष्णवी हमारी शादी कुछ जल्दी नहीं हो रही। हम अभी तक कितना ही जानते हैं एक दूसरे को, हमें एटलीस्ट 6 महीने तो एक दूसरे को जानने के लिए देना चाहिए। वैष्णवी प्यार से अपना एक हाथ वेदांश के गाल पर रखते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ आपको ये जल्दी लग रहा है, पर वेदू हम शादी के बाद भी तो एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं। इंडिया में मोस्टली अरेंज्ड मैरिज ही होती है और वो शादी के बाद ही एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हम तो फिर भी एक दूसरे को जानने लगे हैं। अपना दूसरा हाथ वेदांश के दूसरे गाल पर रखते हुए और प्यार से वेदांश की आंखों में देखते हुए, वेदू मैं अब आपसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे आपके साथ रहना है। मैं नहीं चाहती कि दूसरी लड़कियां आपको सिंगल देख आप पर लाइन मारे, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे ही है। इतना बोलकर वैष्णवी वेदांश के माथे को चूम लेती है, फिर उसके दोनों गालों को।
वैष्णवी की बातें सुनकर वेदांश भी उसकी बातों से सहमत होता नजर आ रहा था। साथ ही वैष्णवी के आप सिर्फ मेरे हैं बोलने पर वेदांश के दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है और साथ ही उसे एक नया एहसास भी महसूस होता है जो शायद वैष्णवी से प्यार होने का एहसास है। फिर वैष्णवी का यूं किस करना तो वेदांश की दिल की धड़कने बढ़ने के लिए काफी था और वो वैष्णवी को करने भी दे रहा था। वेदांश शरारती अंदाज में वैष्णवी को देखते हुए बोलता है, एक जगह तो किस किया ही नहीं। वैष्णवी कंफ्यूजन से देखते हुए बोलती है, कहाँ? वेदांश अपने होठों पर अपनी अंगुली रखते हुए इशारा करता है जो देखकर शर्म से वैष्णवी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वैष्णवी को होठों पर किस ना करते देख वह झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोलता है, अगर लिप्स पर किस करोगी तो मैं शादी के लिए मान जाऊंगा। ऐसे तो वो पहले ही मान गया था लेकिन इसके दिल में वैष्णवी के होठों को चूमने की चाह जग रही थी। वैष्णवी थोड़ा शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए बोलती है, पहले अपनी आंखें बंद करो फिर करूँगी। वेदांश वैष्णवी की बात मानकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपनी बात मानते देख वैष्णवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो वेदांश के होठों की ओर बढ़ जाती है और छोटा सा किस करके पीछे होने लगती है लेकिन तभी वेदांश उसे पीछे नहीं होने देता है। वो वैष्णवी के बालों पर हाथ रख देता है और उसे पीछे होने से रोक देता है और वैष्णवी के होठों को चूमने लगता है। वैष्णवी को उम्मीद नहीं थी कि वेदांश ऐसा कुछ करेगा। उसकी हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने दोनों हाथ वेदांश के सीने पर रख उसे पीछे करती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद वैष्णवी भी वेदांश का साथ देने लगती है और अपने हाथ वेदांश के गले में डाल देती है। वैष्णवी को भी साथ देता देख वेदांश को बहुत अच्छा लगता है और वो डीपली वैष्णवी को चूमने लगता है। वैष्णवी और वेदांश दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और साथ ही दोनों की सांसें भी उखड़ने लगती हैं। 10 मिनट तक दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे को चूमते हैं। वैष्णवी को अब सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है इसलिए वह वेदांश के सीने पर मुक्का मारते हुए उसे पीछे करने की कोशिश करती है लेकिन वेदांश का उसे इतनी जल्दी जाने देने का इरादा नहीं था। वह ऐसे ही 5 मिनट तक और वैष्णवी को किस करता है और फिर उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त से छोड़ देता है। वैष्णवी और वेदांश दोनों ही गहरी गहरी सांसें भरने लगते हैं। वेदांश वैष्णवी के गर्दन की ओर बढ़ता है और गर्दन को चूमने लगता है जिससे वैष्णवी के दिल की धड़कनें रुकने के बजाय और भी तेजी के साथ बढ़ने लगती हैं, जो वेदांश भी महसूस कर पा रहा था और उसे ये अच्छा भी लग रहा था। वो वैष्णवी के शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देता है और कंधे से शर्ट को साइड करते हुए वैष्णवी के कॉलर बोन को चूमता है और धीरे धीरे उसके कंधे को। तभी वैष्णवी के टेलीफोन की घंटी बजती है। तभी वो अपने होश में आती है और वेदांश को रुकने का बोलती है लेकिन वेदांश रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वैष्णवी वेदांश जो कर रहा है उसे करने देता है और अपनी सांसों को काबू कर वो फोन उठाती है। सामने से कशिश जी की आवाज आती है जो कि वैष्णवी को बताती है कि प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी रिया आ रही है। ये सुनकर वैष्णवी चौंक जाती है। रिया प्रणव जी की एक खास सेक्रेटरी में से एक थी और वह प्रणव जी को हर चीज की जानकारी देती थी। कई बार रिया की हर बात बताने की वजह से उसे अक्सर अपने पिता से डांट पड़ती थी। शायद प्रणव जी ने ही रिया को यहाँ वैष्णवी पर नजर रखने के लिए भेजा हो। प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेदांश एक चेयर पर बैठा हुआ था और वैष्णवी उसकी गोद में और दोनों ही अपना रोमांटिक पल एंजॉय कर रहे थे। तभी वैष्णवी को कशिश जी का कॉल आता है जो उन्हें बताता है कि मैं ब्रांच से रिया मैडम आई है और वो आपके ही केबिन की ओर आ रही है। वैष्णवी ये सुनकर हैरान रह जाती हैं। वो जल्दी से फोन रखती है और वेदांश के चेहरे को अपने से दूर करते हुए और हड़बड़ाते हुए बोलती है, अभी रोमांस नहीं। वेदांश की गोद से उतरकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए, चलो चलो जल्दी से उठो और छुपो। ये पहली बार था कि वैष्णवी घबरा रही थी। वेदांश उसे इस तरह हड़बड़ाते देख उसे कारण पूछता है लेकिन वैष्णवी उसे इतना ही बोलती है कि वो मेरी दुश्मन है, बाकी वो उसे बाद में बताएगी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है जिसे सुन वैष्णवी का तो हाल बेहाल हो जाता है और वैष्णवी का दिल मानो धड़कना ही बंद कर देता है। वह जल्दी से वेदांश को टेबल के नीचे छुपा देती है और खुद चेयर पर जाकर बैठ जाती है। वेदांश वैष्णवी को इतना हड़बड़ाता देख बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज्ड हो जाता है लेकिन वो वैष्णवी की बात मानकर टेबल के नीचे जाकर छुप जाता है।
वेदांश मन में सोचते हुए बोलता है, आखिर ऐसा कौन आ रहा है जिसकी वजह है ये जंगली बिल्ली इतना हड़बड़ा रही है, और थोड़ी देर पहले तो शादी की बात बोल रही थी और अब मुझे नीचे छुपा दिया। खैर, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं हूँ यहाँ, सब संभाल लूंगा और मेरी जंगली बिल्ली को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। रिया, जो दिखने में बेहद सुंदर थी और उसका चेहरा देख कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वह 39 साल की औरत है, बल्कि वह आज भी 20 साल की लड़की लगती थी। रिया अपने काम को लेकर प्रोफेशनल थी, उसे जो भी काम दिया जाता वह उसे शिद्दत से करती थी। यही वजह है कि प्रणव जी की वह मैं सेक्रेटरी में से एक थी। उसे प्रणव जी के साथ काम करते करते 13 साल से भी ज्यादा समय हो गया था, लेकिन इन 13 साल में उसकी कभी भी वैष्णवी से नहीं बनी। वैष्णवी आज भी रिया को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानती थी, जो कि रिया भी बेखूबी जानती थी। इसके पीछे का एकमात्र वजह यह है कि वो उसके पापा को सब जाकर बता देती थी, और साथ ही वो ये कोशिश करती थी कि दोनों बाप बेटी की लड़ाई हो जाए। शुरुआत में वैष्णवी रिया से रिक्वेस्ट करती थी कि वह पापा को ना बताए, लेकिन वह धीरे धीरे रिया की चाल को बेखूबी से समझने लगी थी, और वह ये जानती थी कि रिया कभी भी उसकी नहीं सुनेगी। रिया अक्सर उसके पापा के पास जाकर वैष्णवी की शरारतें और बॉक्सिंग, रेसिंग, पिटाई जैसी बातें पहुंचा ही देती थी, जिसे प्रणव जी वैष्णवी से नाराज हो जाते थे, और फिर वैष्णवी को अपने पापा को मनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, तब जाकर प्रणव जी मानते थे। वैष्णवी को शुरुआत में तो रिया से कैसे निपटा जाए समझ नहीं आया, क्योंकि वह उसे बड़ी भी थी और साथ ही पापा के विश्वासमंद में से एक। उसे जो भी करना था वह सोच समझ कर करना था। आखिर में वैष्णवी के हाथ ऐसी बात लगी जिस वजह से वह अक्सर ही रिया को ब्लैकमेल करती और उसे अपनी बात मनवा भी लेती। आखिर हमारी वैष्णवी है ही होशियार, किसे कैसे काम निकलवाना है उसे अच्छे से पता होता है। तभी वह अंडरवर्ल्ड के मशहूर गैंग को बेखूबी से लीड कर रही है। व्हाइट शर्ट, शॉर्ट ब्लैक स्कर्ट पहने, अपने बालों का जुड़ा किए और हाई हील पहने, टक टक आवाज, हील की आवाज करे एक लड़की बिना वैष्णवी के केबिन का दरवाजा नॉक किए सीधा अंदर आ जाती है। वो और कोई नहीं रिया है, जो सीधा ही अंदर चली आती है और आकर वैष्णवी के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराते हुए और टॉन्ट से बोलती है, गुड इवनिंग वैष्णवी मैडम। वैष्णवी भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए और गुस्से से बोलती है, गुड इवनिंग रिया, गुस्सा दिखाते हुए, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि तुम दरवाजा नॉक करके आओ? तुम बिना मेरी परमिशन के बैठ कैसे सकती हो? रिया मुस्कुराकर वैष्णवी की इस बात को अनसुना कर देती है और अपनी बतीसी दिखाते हुए बोलती है, तुम्हें खबर मिली कि नहीं? वैष्णवी कंफ्यूजन से देखते हुए बोलती है, कैसी खबर? रिया मुस्कुराकर और अपनी छाती चौड़ी करते हुए बोलती है, ओह, तुम्हें तो कैसे पता होगा? तुम्हारे पापा जो तुमसे नाराज हैं। वैष्णवी अपने दांत पीसते हुए बोलती है, जो बोलना है साफ साफ बोलो। रिया मुस्कुराते हुए और प्राउडली बोलती है, मैं सेक्रेटरी हेड बन गई हूँ। वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोलती है, बधाई हो। क्या तुम यहाँ तक सिर्फ यही बताने आई थी? वैष्णवी को इतना नॉर्मल रिएक्ट करते देख रिया का मुंह बन जाता है। इधर इनकी बातें सुनते सुनते वेदांश बोर होने लगता है और उसे कुछ मस्ती करने की सोचती है। वो अपना हाथ वैष्णवी के थाई पर रखता है और उसे धीरे धीरे रोमांटिक अंदाज में घुमाने लगता है। अपने थाई पर वेदांश के हाथ का स्पर्श महसूस कर वैष्णवी चौंक जाती है और साथ ही उसे थोड़ा असहज भी महसूस होता है। वह अपना एक हाथ नीचे कर वेदांश का हाथ अपने थाई से हटाती है, लेकिन वेदांश उसका हाथ पकड़ लेता है। ये महसूस कर वैष्णवी के हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती है। वो चेहरे पर जबरदस्ती रिया के सामने मुस्कुराते हुए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वेदांश को तो जैसे वैष्णवी को यूं परेशान कर उसे बड़ा ही मजा रहा था। रिया वैष्णवी के अजीबोगरीब एक्सप्रेशन देख रही थी, कभी वैष्णवी के चेहरे पर हैरानी थी तो कभी जबरदस्ती की मुस्कान। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वैष्णवी को हुआ क्या है। वैष्णवी धीरे से अपने हाथ के पास रखी फाइल को नीचे गिराती है और उसे उठाने के बहाने वो नीचे झुकती है। वो वेदांश को गुस्से में देखते हुए उसे अपना हाथ छोड़ने को बोलती है, लेकिन वेदांश मुस्कुराते हुए ना में सर हिला देता है और अपना एक हाथ अपने लिप्स पर घुमाते हुए उसे किस करने का इशारा करता है। तभी वो वैष्णवी का हाथ छोड़ेगा, वरना नहीं। वैष्णवी बेखूबी से वेदांश के इशारे समझ नहीं थी और उसे वेदांश की इस हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही उसकी इस हरकत पर प्यार भी।
वैष्णवी वेदांश के करीब जाकर उसके होठ को चूम लेती है और वेदांश भी अच्छे बच्चे की तरह वैष्णवी का हाथ छोड़ देता है। तभी उसके कानों में रिया की तीखी आवाज आती है, क्या हुआ, अभी तक फाइल नहीं उठाई? वैष्णवी जल्दी से फाइल लेकर ऊपर की ओर मुंह करती है। रिया वैष्णवी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोलती है, ये तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? शुरू की शर्ट के बटन भी खुले हैं? तुम तो रोज पूरे बटन लगाए रखती हो, क्या तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? वैष्णवी गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए वार्निंग लुक देते हुए बोलती है, तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगी हो? सेक्रेटरी हो और सेक्रेटरी बनकर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा सेक्रेटरी रिया, वरना ऐसे गायब करूंगी कि किसी को पता नहीं चलेगा आसमान निगल गया या जमीन खा गई। सो बेटर फॉर यू नॉट टू क्रॉस योर लिमिट्स। आखिरी शब्द वैष्णवी ने अपने दांत पीसते हुए कहा था। रिया वैष्णवी की बातें सुनकर उसका हाल बेहाल हो जाता है, उसके अंदर की रूह तक कांपने लगती है, लेकिन वह इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाती है और वैष्णवी की इस हंसी को मजाक में उड़ाते हुए बोलती है, ओहो, अब तुम धमकी भी देना सीख गई हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस धमकी को सुनकर डर जाऊंगी? बेटा, जितनी तुमने चालें नहीं चली है उससे ज्यादा तो मैंने उन्हें नाकामयाब किया है। वैष्णवी की आंखों में आंखें डालकर वार्निंग के साथ, तुम्हें जो करना है कर लो, प्रणव को तो एक दिन मैं तुम्हारी इन्हीं आंखों से सामने से लेकर जाऊंगी और तुम चाहकर भी अपने पिता को रोक नहीं पाओगी। ये रिया शर्मा का चैलेंज है। वैष्णवी देवल मुस्कुराहट के साथ बोलती है, आई लव चैलेंज। अरे हाँ, तुम बोल रही थी ना, क्या छुपा रही हूँ? रुको। ये सुनकर रिया हैरान हो जाती है और वो मन में सोचती है, ये लड़की आखिर क्या छुपा रही है और मुझे अभी तक इसकी खबर कैसे नहीं लगी। वैष्णवी टेबल के नीचे से वेदांश को निकालती है, जो कि चुपचाप बैठकर उन दोनों की बातें एकदम ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वैष्णवी एकदम से उसे ऐसे बाहर निकलेगी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी हैरानी और बढ़ जाती है जब वैष्णवी उसे कॉलर से पकड़ अपनी ओर खींचती है और उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और उसने चूमने लगती है। वैष्णवी बहुत ही पैशनेटली उसे किस किए जा रही थी। रिया को एक झटके के बाद दूसरा झटका लगता है। पहले अचानक से वेदांश और फिर वैष्णवी का उसे किस करना रिया के लिए दोनों ही बहुत ही ज्यादा शौकंग था और उसके चेहरे से हैरानी और गुस्सा दोनों नजर आ रहा था। रिया गुस्से से अपने हाथ की मुठिया कस लेती है और अपने पैर पटकते हुए वहां से निकल जाती है। रिया खुद में बड़बड़ाते हुए और गुस्से के साथ बोलती है, ये मेरे आदमी किसी काम के नहीं है। ये यहाँ रंग रलियां बना रही थी, लेकिन मुझे कानों कान कोई खबर तक नहीं हुई। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अभी तो प्रणव को विश्वास नहीं है कि वैष्णवी उनका बिजनेस संभाल सकती है या नहीं, लेकिन अगर वैष्णवी की शादी हुई तो प्रणव अपनी सारी की सारी जायदाद अपनी बेटी और दामाद को दे देगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं अपने इतने सालों की मेहनत को इस तरह डूबते हुए नहीं देख सकती। रिया खुद में ही बड़बड़ाते हुए कंपनी से बाहर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ वैष्णवी, जो कि रिया के सामने सॉफ्ट और जेंटल किस कर रही थी, लेकिन रिया के जाते ही वो वेदांश को वाइडली किस करने लगती है और साथ ही उसके होठों को भी काटने लगती है, मानो वो रिया का सारा गुस्सा निकाल रही हो। वेदांश को वैष्णवी के यूं काटने से दर्द जरूर हो रहा था, लेकिन वो ये भी समझ रहा था कि वैष्णवी अभी काफी गुस्से में है, जिस वजह से वो ऐसा कर रही है। वेदांश वैष्णवी को अपना गुस्सा निकालने देता है। थोड़ी देर में वैष्णवी थककर वेदांश के होठों को छोड़ देती है और लंबी सांस भरते हुए वेदांश के सीने पर अपना सर रख उसे कसकर गले लगा लेती है, मानो उसे ऐसा कर शांति मिल रही हो। वेदांश भी वैष्णवी के कमर पर अपना एक हाथ रखता है और दूसरा हाथ उसके सर पर रखकर उसके सर को सहलाने लगता है, मानो वो उसे ये बताना चाहता हो कि वो उसके साथ है। वेदांश वैष्णवी की चिंता करते हुए धीरे से सवाल करते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? वैष्णवी उसके गले लगे ही जवाब देते हुए बोलती है, थोड़ी देर ऐसे ही मुझे रहने दो और कुछ ना बोलो। वेदांश भी वैष्णवी की बात सुनकर चुप हो जाता है। हालांकि उसके मन में अभी सवालों का तूफान उभर रखा था, लेकिन वो फिलहाल सवाल पूछकर वैष्णवी को परेशान नहीं करना चाहता था। वैष्णवी भी मन ही मन सोच में डूब जाती है कि वो अब रिया जैसी मुसीबत का क्या करे। उसका बस चले तो वह रातों रात उसे गायब करा दे, लेकिन अगर उसके पापा को भनक भी लगी तो वह उसे नाराज भी हो जाएंगे और साथ ही अंडरवर्ल्ड की गैंग लीडर का सच सामने आने का भी खतरा रहेगा। अब उसे जो भी करना है उसे सोच समझ कर करना होगा।
वो ये सोचते सोचते वेदांश की बाहों में ही वो सो जाती है। वैष्णवी वेदांश के बाहों के घेरे में खुद को सहज महसूस कर रही होती है और साथ ही वो रिया के साथ कैसे डील करे इसके बारे में सोचते सोचते वेदांश के बाहों में ही सो जाती है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेदांश को वैष्णवी की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होती है, तब वो सर नीचे करके देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि वैष्णवी खड़े खड़े ही उसके बाहों में सो चुकी थी। ये देखकर वेदांश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वेदांश वैष्णवी को गोद में उठाता है और उसे पास के सोफे पर लेटा देता है और प्यार से वैष्णवी को निहारने लगता है। वैष्णवी सोते हुए बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। वेदांश वैष्णवी के चेहरे को निहारते हुए धीमी आवाज में बोलता है, तुम सोते हुए और भी सुंदर लगती हो। थोड़ा रुक कर, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस कर रहा हूँ। जंगली बिल्ली पर जो भी है बहुत प्यारा है। जहाँ मेरे पास आने पर मैं तुम्हें खुद से दूर धकेल दिया करता था, वही अब मुझे तुम्हारा पास आना अच्छा लगता है। तुम्हारी करीबी मेरी धड़कनें बढ़ा देती है। तुम्हें कोई और देखे तो मेरा दिल जलता है और तुम्हें परेशान देख मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। नहीं जानता कि ये सब मैं क्या और क्यों महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारी हर बात मुझे अच्छी लगती है। फिर चाहे तुम कितनी ही ज्यादा बोल्ड क्यों न रहो, मुझे यही जंगली बिल्ली चाहिए जिसकी मैं जिंदगी भर हिफाजत कर सकूं और अपने दिल के करीब रख सकूं। इतना बोल वेदांश ने बड़े शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया। वैष्णवी के माथे को प्यार से चूम अपना ब्लेजर उसके ऊपर डाल उसे एक बार अच्छे से निहार वेदांश मुस्कुराते हुए वैष्णवी के केबिन से बाहर चला गया। वेदांश के जाते ही वैष्णवी, जो अब तक सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी, उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ दर्द झलक रहा था। वेदांश की इतनी प्यारी बातों पर भी उसकी आंखों में खुशी नहीं, बस दर्द दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वैष्णवी ने उस ओर देखा जहां से वेदांश अभी गया था और आंसू का एक कतरा उसकी आंखों से बह गया, लेकिन लबों पर एक अल्फाज न थे। उसने बस वापस अपनी आंखें बंद की और लेट गई। शेरा, जो कि वेदांश को किडनैप कराना चाहता था और साथ ही उसे मारना भी चाहता था, लेकिन पिछली बार उसके एक साथी के वजह वेदांश को पकड़ने में चूक हो गई, जिस वजह से शेरा ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। शेरा की इस हरकत से अब बाकी के साथियों में उसके लीडर का खौफ बढ़ गया। शेरा के जाने के बाद वहां मौजूद सभी साथी वहां मिलकर वेदांश को कैसे किडनैप करना है उसकी प्लानिंग करने लगते हैं। उस प्लानिंग में कम से कम 50 लोग होते हैं और उनकी टीम को कालिया लीड कर रहा होता है। उसने सभी लोगों को 5 टीमों में बांट दिया, जिसमें हर टीम में 10 लोग थे। पहली टीम को ऑर्डर देता है कि वो वेदांश के पल पल की खबर उस तक पहुंचाता रहे। वेदांश कहाँ जा रहा है, किसे मिल रहा है और उनकी क्या बातें हो रही है, ये सारी बातें कालिया तक पहुंचाने का काम टीम 1 का होता था। टीम 2 को ऑर्डर देता है कि वो वेदांश की हर छोटी से छोटी चीजों का पता करे, जैसे कि उसके परिवार में कितने लोग हैं, वो क्या क्या करते हैं, वेदांश जिनसे भी मिल रहा है उसका वेदांश से क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें कालिया तक पहुंचाने का काम टीम 2 का होता था। टीम 3 को ऑर्डर मिलता है कि वो वेदांश के घर या ऑफिस में कोई वर्कर बनकर जाए और अंदर की भी सारी खबरें उन तक पहुंचाए। टीम 4 और 5 वेदांश को किडनैप करने के लिए 2 प्लेन बनाती है, जिसमें पहले वो प्लेन 1 एक्सिक्यूट करेगी जो कि टीम 4 करेगी, और अगर वो प्लेन फेल हो जाता है तो तुरंत ही प्लेन 2 टीम 5 शुरू कर देगी। सभी उसे कालिया इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दिखने में तो काला है ही, पर साथ ही वो दिखने में किसी जानवर से कम नहीं लगता। अक्सर ही बच्चे तो बच्चे, लेकिन बड़े भी उसका चेहरा देखकर ही वहीं पर पेंट गीली कर देते थे और डर से उनकी रूह वहीं पर कांप उठती थी। कालिया की प्लानिंग सुनकर वहां के सभी साथी कालिया के सूझबूझ से खुश हो जाते हैं और कालिया की तारीफ करते हुए एक आदमी राजस्थानी में बोलता है, अरे कालिया, थारे में तो घनो ही दिमाग है, आपनो ओ प्लेन तो खराब कोनी हुए, बॉस ई बार थारे सू घना ही खुश हो जाई। दूसरा भी कालिया की तारीफ करते हुए बोलता है, भाई 1 नंबर दबचेक आइडिया दिया ला है रे तू, सुनकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। तभी भाई तेरे को अपना दायां हाथ कहते थे। कालिया अपनी तारीफ सुनकर 7वें आसमान में पहुंच जाता है और उसके अंदर घमंड भी बढ़ जाता है और वो बॉसी आवाज में बोलता है, चलो बहुत हो गई तारीफें, अब जल्दी से सभी अपने अपने काम में लग जाओ, अगर कोई चूक हुई तो अपने मौत के दर्शन के लिए तैयार रहना। सारे साथी जोश के साथ बोलते हैं, हाँ कालिया, हम अपना काम बेखूबी से करेंगे। इतना बोलकर सभी अपने अपने बताए हुए काम में लग जाते हैं।
4 दिन से उनका प्लान बताए अनुसार सही से चल रहा था और सभी अपना काम बेखूबी से कर रहे थे। शहर से दूर एक बेसमेंट में 5वें दिन कालिया एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसके गोद में एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी जो कि कालिया को अपने हाथ से अंगूर खिला रही थी। लड़की दिखने में सुंदर, हॉट और सेक्सी थी। उसने वन पीस ड्रेस पहन रखा था जो उसको और भी सेक्सी लुक दे रहा था। कालिया अपने फोन में फाइटिंग गेम खेल रहा था और उसमें अगर वो किसी को मारता तो वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता और अपनी पास बैठी लड़की के गालों को जोर से चूमता। कालिया की हंसी की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज उठती और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि गोद में बैठी लड़की के हाथ पांव डर से कांपने लगते। अगर उस लड़की की जगह कोई और इंसान उसकी ये डरावनी हंसी सुन ले तो वह वहीं पर ही बेहोश हो जाए। उनका एक साथी भागते हुए बेसमेंट की ओर आ रहा था और जल्दी से वो कालिया की ओर बढ़ जाता है और भागने की वजह से तेज हो रखी सांसों को काबू करते हुए सीरियस होकर वो कालिया को बोलता है, कालिया, वेदांश खन्ना कंपनी से निकल गया है और अब वो अपने घर की ओर बढ़ गया है। यही मौका है हमारे प्लान को एक्सिक्यूट करने का। कालिया, जो कि उस लड़की के साथ और अपने गेम में मस्त था, वो अपने साथी की बात सुनते ही उसकी अंगुलियां वहीं पर रुक जाती है और साथ ही उसके चेहरे की हंसी गुस्से में बदल जाती है। दोस्तों, कुछ ही देर बाद इस चैप्टर का अगला भाग रिलीज होगा, तो पढ़ना ना भूले। क्या कालिया अपने साथी की बात मान वेदांश को किडनैप कराने का ऑर्डर दे देगा? वेदांश क्या खुद को उन सभी से बचा पाएगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी। धन्यवाद।